हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, ये जो फॉर्मूला था डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस जी टी प्लस सिग्मा म्यू आई डी एन आई 1 से n तक। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था ये पूरा वही है ओपन सिस्टम के लिए जो देखा था हमने। तो ये मतलब अभी यही फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है जो हमने अभी तक देखा है। तो इसको मैं पूरा सर्कल कर दे रहा हूँ। तो ये अभी तक हमको इसको याद करना है। तो हम आते हैं हम नेक्स्ट अपने 4th पेज पे। तो ये नोट्स में 4th पेज है कि अब देखा जाए तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक कंटेनर है। अब हमें पता है कि अगर एक कंटेनर होता है तो उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट रखें तो उसके वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ये वेपर बन गए। उससे हमने वेपर फेस को अल्फ़ा कह दिया और लिक्विड फेस को बीटा कह दिया। अब क्या होगा कि अब देखो सिर्फ अगर मैं बीटा फेस को देखूं तो जो कंपोजिशन है, अब बीटा फेस में अगर मान लो बीटा फेस में जो N1 बीटा मोल हैं बी के, वो क्या करेंगे, वो अल्फ़ा फेज में जाएंगे। अब मान लो इक्विलिब्रियम सेटअप है तो जितने जाएंगे उतने ही वापस आएंगे। मान लो ये इधर होगा N1 अल्फ़ा, और अगर इक्विलिब्रियम है तो जितना प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगी उतना बैकवर्ड जाएगी। तो N अल्फ़ा वापस ये इसमें N1 बीटा। तो ये पूरा चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं देखूं सिर्फ लिक्विड फेस को देखूं तो ये अपना ओपन सिस्टम है, ये पूरा लिक्विड फेस अपना, क्योंकि सिर्फ मैं लिक्विड को देख रहा हूँ तो इसके अंदर से मास जा रहा है, और जब भी मास मूव कर रहा है तो मतलब अगर मैं सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो ये ओपन है, और अगर सिर्फ अगर वेपर की बात कर रहा हूँ तो वो भी ओपन है। लेकिन ओवरऑल देखूँ तो ये क्लोज सिस्टम है, ओवरऑल ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जो डी जी है, अब हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है डी जी इज इक्वल्स टू एन वी डी पी माइनस एस जी टी प्लस सिग्मा म्यू आई डी एन आई। अब मैंने क्या किया कि ये जो चीज़ है डी जी इज इक्वल्स टू एन वी डी पी माइनस एस जी टी, ये मैंने सिर्फ अल्फ़ा फेस मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ वेपर फेस के लिए लगाया, अल्फ़ा फेस वेपर फेस के लिए लगाया। ठीक है, सिर्फ अल्फ़ा फेस के लिए लगाया है। ठीक है, तो डी एन जी अल्फ़ा एन वी अल्फ़ा वॉल्यूम ऑफ अल्फ़ा फेस, एंट्रोपी ऑफ अल्फ़ा फेस सिग्मा एन म्यू आई अल्फ़ा डी एन वाई अल्फ़ा। अगर मैंने बीटा फेस के लिए ऐसी सिंपली यही इक्वेशन मैंने बीटा फेस के लिए कर दिया। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो ये जो चीज़ है, अगर ये अल्फ़ा फेस और बीटा फेस की मैं प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, मतलब ये ऊपर वेपर फेस की और ये लिक्विड फेस की, तो मेरी ओवरऑल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इसलिए तो एन जी अल्फ़ा और एन जी बीटा मिल के अपनी क्या बन गई, डी एन जी। ये हो गई अपनी ओवरऑल प्रॉपर्टी। अब क्या है कि डी जी इज इक्वल्स टू एन वी डी पी माइनस एन एस जी टी, वी डी पी माइनस एस जी टी। अब क्या है, ये दोनों ऐड हो गए, ऐसे ही ये अल्फ़ा और ये बीटा मिलके ओवरऑल वॉल्यूम बन गया, और ऐसे ही अल्फ़ा फेस की बीटा फेस की मिलके ओवरऑल एंट्रोपी बन गई, और सिग्मा म्यू आई अल्फ़ा डी एन आई अल्फ़ा और सिग्मा म्यू आई बीटा डी एन आई बीटा, ये बन गया। अब ये देखो कि मैंने क्या बोला कि अगर सिर्फ लिक्विड होता तो ओपन है, सिर्फ वेपर होता तो ओपन है, लेकिन ओवरऑल क्लोज सिस्टम है। अगर ओवरऑल क्लोज सिस्टम है तो क्लोज का तो अपन को रिलेशन पता है कि डी एन जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एन एस जी टी, एन वी डी पी माइनस एन एस जी टी। तो ये पूरे क्लोज के लिए, तो पूरे क्लोज का देखूँ तो डी एन जी है, तो मैंने कुछ नहीं किया, एन वी डी पी एन एस जी टी की जगह यहाँ पे बस डी एन जी को पुट कर दिया। तो यहाँ से डी एन जी कैंसिल हो गया, और फाइनली बचा ये चीज़ कि क्या बचा अपना कि सिग्मा म्यू आई अल्फ़ा डी एन आई अल्फ़ा प्लस म्यू आई बीटा डी एन आई बीटा ओवरऑल 0 के बराबर है। अगर मैं मास बैलेंस करूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम है
जितने अल्फ़ा इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि जैसे लिक्विड होता है तो शुरू में एवोपोरेशन की रेट ज़्यादा होती है, कंडेंसेशन की रेट कम होती है, और फाइनली आके जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये एवोपोरेशन की कंडेंसेशन की दोनों की रेट इक्वल हो जाती हैं। तो यही चीज़ होती है। तो इक्विलिब्रियम पे अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पे DNA अल्फ़ा, जो भी अल्फ़ा में मोल का चेंज होगा वही बीटा में होगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। तो अगर एक में NI अल्फ़ा में आ रहे हैं तो वो बीटा से होके आ रहे होंगे। तो ओवरऑल चेंज अगर मैं लिखूँ, वो अल्फ़ा में कितना चेंज है DNI अल्फ़ा, बीटा में कितना है DNI बीटा, और ओवरऑल चेंज क्या हो गया 0, कुछ चेंज नहीं है। तो उस हिसाब से ये वाली इक्वेशन में देखा जाए, ये वाली इक्वेशन में तो यहाँ पे DNI अल्फ़ा माइनस ऑफ DNI बीटा के बराबर है, तो वो मैंने इधर पुट कर दिया और ये अपनी फाइनली आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा अपन सिंप्लीफाई करें तो ये पता चला अपन को कि मतलब इसका ये हमें क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो अपना जो केमिकल पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। एट इक्विलिब्रियम केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन में दिख जाएगी कि केमिकल पोटेंशियल इक्वल आ रहा है तो मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब ठीक है, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ आई स्पीसीज, मतलब हमने तो यही माना था कि कोई भी जैसे मीथेनॉल है वो लिक्विड में है, वेपर में भी है, तो केमिकल पोटेंशियल जो इसका इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम जो भी अपना इसका केमिकल पोटेंशियल है आई स्पीसीज़ का, जो भी आई स्पीसीज़ का केमिकल पोटेंशियल है अल्फ़ा फेज़ में, वही केमिकल पोटेंशियल है उसी स्पीसीज़ का बीटा फेज़ में। तो ये पता है, ठीक है। अब जैसे मतलब अब अगर हमें क्या पता चल गया, इक्विलिब्रियम पे सारे जो भी स्पीसीज़ है उसका सारे फेज़ में केमिकल पोटेंशियल इक्वल रहेगा। एट इक्विलिब्रियम स्पीसीज़ का केमिकल पोटेंशियल सेम रहेगा हर फेज़ में। अब जैसे सेम रहेगा, अब जैसे माना जाए तो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट में तो जैसे लिक्विड वाटर का ट्रिपल पॉइंट है तो तीनों फेज़ एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी वेपर भी, तो इसका मतलब केमिकल पोटेंशियल तीनों फेज़ में इक्वल रहेगा। केमिकल पोटेंशियल सेम इन ऑल थ्री फेजेस, ठीक है। अब एक चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट कि अब मान लीजिए कि मेरे पे मीथेनॉल है और वाटर है, अब दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। अगर मैं तब इनकी बात करूँगा तो वो होगी, अगर मैं अभी मिक्स नहीं किया दोनों को, अगर मैं कहूँ कि हमने दोनों को मिक्स नहीं किया है अभी तक, ये वाटर अलग पड़ा हुआ है और ये मीथेनॉल अलग पड़ा हुआ है, तो इसको अपन डिनोट करेंगे MI से, MJ से। मतलब क्या है कि इट इज़ अ MI क्या है, देखो MI है मोलार प्रॉपर्टी ऑफ स्पीसीज इन प्योर स्टेट, अभी मिक्सिंग नहीं हुई है। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब प्योर स्टेट में बात हो रही है कि जब प्योर वाटर प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी MI बार, और जब मीथेनॉल प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी MJ से। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को इसमें अपन ने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स करके एक कंटेनर में ले आए। तो यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ वाटर है, यहाँ मीथेनॉल है, डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटी, ठीक है। अगर यहाँ मीथेनॉल और वाटर है तो अब क्या होगा कि इसमें इस वाटर में अब अब क्या होता है, वाटर अपनी वही प्रॉपर्टी जो उसकी प्योर स्टेट में वो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, क्योंकि अब मीथेनॉल भी है तो मीथेनॉल से उसका कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन रहेगा। तो अब जो M प्रॉपर्टी थी उसकी प्योर स्टेट में, अगर मैं इधर बात करूँ तो इसे कहूँगा मैं MI बार मीन्स पार्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन में वाटर मीथेनॉल के साथ, तो हो जाएगा पार्शियल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। पार्शियल प्रॉपर्टी, अब जैसे वो बोल सकता है पार्शियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, प्योर स्पीसीज में उसका वॉल्यूम कितना था, पार्शियल वॉल्यूम कितना है वाटर का, मीन्स जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो कितना है। ऐसा ही मीथेनॉल के लिए MJ बार आता है पार्शियल प्रॉपर्टी में। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ MI की, अगर मैं सिर्फ M बोलूँ
तो वो ओवरऑल प्रॉपर्टी, ओवरऑल वॉल्यूम के सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन है उसके पूरे ओवरऑल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने तीन चीज़ें देखी। अगर मिक्स नहीं किया होता तो दोनों की अलग अलग ये जो प्रॉपर्टी होगी एम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपनी हो जाएगी प्योर स्पीसीज़ की प्रॉपर्टी। अगर प्योर स्पीसीज़ की, अगर मैं दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो अब वाटर क्या होगा, वाटर शायद इससे कुछ इंटरेक्शन करे और इसका वॉल्यूम वो ना रहे, तो उसको अपन दिखाते हैं एम आई बार से। एम आई बार मीन्स पार्शियल प्रॉपर्टी। और अगर मैं बोलूँ कि एम से मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, कि ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओवरऑल वॉल्यूम है ओवरऑल कोई भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन पे बात करते हैं। अब मान लिए मेरे पे मीथेनॉल है, मीथेनॉल के मेरे पे 0.3 मोल है और वाटर के 0.7 मोल है। इसका जो वॉल्यूम है वो है मीथेनॉल का वो है 40.3 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, मतलब इसके एक मोल का वॉल्यूम है 40.3। और अगर मैं कहूँ कि एक मोल का है, तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम मुझे कहीं भी निकालना होगा तो मैं मोल से 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12.21 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया अपना टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पूरा अभी इसका वॉल्यूम है। ऐसे मतलब अब जैसे हमने प्योर स्पीसीज़ की प्रॉपर्टी ये डिफ़ाइन की थी एम आई, तो ये प्योर स्पीसीज़ की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर है, तो मैं एम ऐसे लिख सकता हूँ कि वी आई। अब वो टोटल भी हो सकता है, और मोलार वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे वाटर है उसके 0.7 मोल है, तो V2 है 18.1 cc पर मोल, 18.1 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल इसका वॉल्यूम है। अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, तो मैं 18.1 से 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस वाटर का, प्योर स्पीसीज़ का वॉल्यूम आएगा मेरे प्योर स्पीसीज़ का वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्या है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद मीथेनॉल और वाटर का मेरे पे सॉल्यूशन बन गया, मीथेनॉल और वाटर का। अब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, अगर हम सोचें कि यार हमने तो V1T और V2T मिलाया था, तो इन दोनों का सम जैसे 12.21 और 12.67 हमने मिलाया था, तो ये तो 24.88 होगा, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कभी डायपोल इंटरेक्शन, कभी लंडन फोर्स, कभी डिस्पर्स्ड फोर्स होते हैं, तो जिससे क्या होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है, ओवरऑल वॉल्यूम एक्चुअल इनका सम नहीं रहा। तो अब कितना हो गया 24.03 cc। अगर हमने ऑब्ज़र्व किया तो ये अपना V आया है। पहले अपन जो ऊपर इन दोनों अलग अलग बात कर रहे थे वो था VI, मतलब प्योर स्पीसीज़ का वॉल्यूम की बात कर रहे थे। ये है ये ओवरऑल मिक्सचर का आ गया, ये V आ गया जो अपन ने ओवरऑल वॉल्यूम की बात की थी। अब क्या होगा, अब मान लिया तो एक के पहले वाटर के अपन पे मीथेनॉल के 0.3 थे, वाटर के 0.7 मोल थे और मीथेनॉल के 0.3 मोल थे। अगर मैं टोटल, मोल तो हमेशा कंजर्व रहेंगे क्योंकि कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही इन दोनों के बीच में, तो 0.3 प्लस 0.7 तो 1 मोल, टोटल अपन पे 1 मोल आ गया सॉल्यूशन में। अगर मोल्स बात करें, टोटल मोल 1 है। अगर टोटल मोल मेरे पे 1 है तो मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो XI, तो हमें तो पता ही है, अगर XI = NI अपॉन टोटल मोल, और अगर N 1 है तो XI NI के बराबर हो गया, XI = NI। तो इधर मतलब XI अगर वाटर का है तो XI मतलब NI 0.7 था तो XI 0.7 हो गया और उसका XI 0.3 हो गया, और ये अपना V टोटल वॉल्यूम आ गया था 24.03 cc। अब क्या हुआ कि अब हमने सोचा कि टोटल मोल 1 था, और हमने मान लिया कि मोल्स में चेंज कर दिया। N1 मतलब वो अपना वाटर था, तो N1 मतलब मीथेनॉल था अपना, जो 1 था वो अपना मीथेनॉल था N1। तो हमने क्या किया, हमने मीथेनॉल्स के मोल के अंदर चेंज किया,
बहुत छोटा, बहुत कम, 0.001। तो अपना वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हमने एज्यूम कर लिया कि पहले तो अपना कितना था 24.03, अब कुछ चेंज आ गया 24.0686 चेंज आ गया थोड़ा सा उसके वॉल्यूम में। और अगर मैं वॉल्यूम का चेंज निकालना चाहूँ तो पहले 20, अब बाद में कितना हो गया मोल डाल के ये -24.03, तो वो ये आ गया अपना, वो ये आ गया 0.0386। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज आया, टोटल मिक्सचर के वॉल्यूम में कितना चेंज आया बाय चेंजिंग द मोल्स ऑफ मीथेनॉल। मतलब मीथेनॉल के मोल चेंज करने पर मिक्सचर के वॉल्यूम में क्या अंतर आया वो हमने निकाला। मिक्सचर का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ 0.0386, और हमने मोल कितने चेंज हुए, अपने मोल चेंज हुए 0.001। सो जो ये आया 38.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक मोल, अगर मैं इससे इंटरप्रेट करूं कि डेल्टा वी मिक्सचर अपॉन डेल्टा एन आई, मतलब क्या है, एक मोल 38.6 सीसी पर मोल के बराबर आया। मतलब एक मोल चेंज करने पर मिक्सचर का वॉल्यूम 38.6 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो रहा है। और अगर हम देखें कि मतलब मीथेनॉल का मैं एक मोल डालूं तो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम इतना चेंज होगा। और अगर मैं देखूं प्योर स्पीसीज था, जब हमने मिक्स नहीं किया था मीथेनॉल को, तब उसका वॉल्यूम कितना था हम देखें तो उसका वॉल्यूम था, तो मीथेनॉल का वॉल्यूम था 40 सीसी पर मोल। लेकिन अभी इसका एक मोल चेंज करने के अंदर सॉल्यूशन का सिर्फ इतना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कितना 38.6। मतलब वो ये मीथेनॉल वाटर की प्रेजेंट में अपना वॉल्यूम वो नहीं शो कर रहा जो प्योर स्पीसीज में कर रहा था। इसलिए हमने पार्शियल प्रॉपर्टी बोला इसको, कि उसकी प्रेजेंस के अंदर अपना वो जो प्योर स्पीसीज का वॉल्यूम प्रेजेंट था वो नहीं शो कर रहा, तो ये अपन ने पार्शियल प्रॉपर्टी बोल दिया। तो अब हम अगर इसको बहुत कम चेंज के लिए डिफ़ाइन करें तो लिमिट डेल्टा n1 टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा वी मिक्सचर अपॉन डेल्टा n1। तो अगर डेल्टा n1 टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है वो होगा v1 बार। ये मतलब हमने पार्शियल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसी से आई है ऊपर से। सो पार्शियल प्रॉपर्टी क्या है, पार्शियल प्रॉपर्टी क्या आ गई वॉल्यूम v1 की, कि ओवरऑल वॉल्यूम, अगर इसी से देखें तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग द मोल ऑफ इथेनॉल। और बाकी अदर चीज़ें अभी तो हमने कांस्टेंट ही रखी थी, ऊपर और चीज़ वेरी नहीं की थी। तो मतलब ओवरऑल वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग द n1 के मोल, ये है अपना पार्शियल वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल, और ये अपना पार्शियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आएगी, अब ये तुम्हारा मतलब तुम ही सोचो कि मैंने अभी एक लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज हो रही है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल। गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज होगी बाय चेंजिंग एक स्पीसीज के मोल। तो वो अपन ने क्या बोला था, उसको केमिकल पोटेंशियल का नाम दिया था। और अब हम पार्शियल प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम, जैसे अगर पार्शियल प्रॉपर्टी भी है कि टोटल वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग द मोल, अगर मैं ऐसे ही पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन करूँगा तो क्या होगी, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज हो रही है बाय चेंजिंग द मोल। और यही अपन ने केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन ली थी। सो केमिकल पोटेंशियल और अपना गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एक ही है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।